नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। देश को आज मिलेगा पहला कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल में विंझिम डीप वाटर पोर्ट का करेंगे उद्घाटन। आंध्र प्रदेश के अमरावती में भी 58,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। जैसलमेर निवासी पठान खान जासूसी के आरोप में गिरफ्तार। पाकिस्तान में आईएसआई को भेज रहा था आर्मी क्षेत्र के वीडियो फोटोग्राफ्स। सरकारी गोपनीयता अधिनियम के तहत हुआ केस दर्ज। मुंबई में वेव्स समिट का दूसरा दिन। भारत आज पहली बार ग्लोबल मीडिया डायलॉग की करेगा मेजबानी। 60 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। दिल्ली एनसीआर में बेमौसम बारिश के चलते जगह जगह हुआ जलभराव। दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग और जल मंत्री ने लिया स्थिति का जायजा। मौसम विभाग ने जारी किया तूफान और ओलावृष्टि का अलर्ट। और अमेरिका ने एक बार फिर भारत को दिया समर्थन। पहलगाम आतंकी हमले के बाद अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता ने दिया बयान। आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका भारत के साथ मजबूती से हुआ है खड़ा। और आइए जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री आज केरल के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री विंझिम अंतर्राष्ट्रीय डीप वाटर मल्टीपर्पज बंदरगाह राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं। देखिए डीडी न्यूज की ये एक्सक्लूसिव और खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8,900 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय गहरा जल बहुउद्देशीय बंदरगाह राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये देश का पहला समर्पित कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह है, जो विकसित भारत के एकीकृत दृष्टिकोण के तहत भारत के समुद्री क्षेत्र में किए जा रहे परिवर्तनकारी प्रयासों का प्रतिनिधित्व करता है। ये भारत का इकलौता ऐसा पोर्ट है जिसे कहा जा सकता है इंडियाज फर्स्ट डीप वाटर सी पोर्ट। विलिनियम सी पोर्ट की लोकेशन भी बहुत स्ट्रैटेजिक है। सारे मेजर इंटरनेशनल भारत के आसपास वाले मेजर इंटरनेशनल रूट्स के बहुत नज़दीक होने के कारण हमारे श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट से भी काफ़ी अच्छी सुविधाएं प्रदान करेगा। और सप्लायर्स को कॉस्ट बेनिफिट मिलने के कारण इसका केरल की इकोनॉमी पे भी और पूरे भारत की इकोनॉमी पे अच्छा ज़बरदस्त प्रभाव पड़ने वाला है। बंदरगाह से 265 जहाज और 5.48 लाख TEU संचालित हो सकते हैं। रणनीतिक महत्व वाले विझिंजम बंदरगाह को एक प्रमुख प्राथमिकता वाली परियोजना के रूप में पहचाना गया है, जो वैश्विक व्यापार में भारत की स्थिति को मजबूत करने, लॉजिस्टिक्स दक्षता को बढ़ाने और कार्गो ट्रांसशिपमेंट के लिए विदेशी बंदरगाहों पर निर्भरता को कम करने में योगदान देगा। लगभग 20 मीटर की इसकी प्राकृतिक गहराई और दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्गों में से एक के पास स्थित होने से वैश्विक व्यापार में भारत की स्थिति और मजबूत होती है। ये बंदरगाह न केवल केरल के आर्थिक विकास में मील का पत्थर साबित होगा, बल्कि केरल में रोजगार वृद्धि का भी एक बहुत बड़ा साधन ये बंदरगाह बनेगा, जिसका प्रधानमंत्री लोकार्पण करने वाले हैं। नीरज सिंह, डीडी न्यूज, केरल। वहीं प्रधानमंत्री आज आंध्र प्रदेश का भी दौरा करने वाले हैं। प्रधानमंत्री अमरावती में हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री एक जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है। देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई विकास परियोजनाओं का उपहार लिए आंध्र प्रदेश जाएंगे। पीएम अमरावती में 58,000 करोड़ रुपए से अधिक की बड़ी विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। पीएम आंध्र प्रदेश में 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, जिनसे न केवल यात्रा आसान होगी, बल्कि आर्थिक विकास और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। साथ ही तिरुपति और श्रीकालहस्ती जैसे पवित्र धार्मिक स्थलों तक पहुंचने में सुविधा होगी।
पीएम रेलवे से जुड़ी जिन परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे उनमें रेल लाइन का दोहरीकरण, कनेक्टिविटी बढ़ाना और नई रेल लाइन का निर्माण शामिल है। पीएम 6 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं और एक रेल परियोजना के साथ साथ कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इन पर 11,240 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। The Amaravati capital city, it was started long back, but then it was stopped in between. So now again we are doing a Puna Praram, which is basically a restart. So that is one category of works for which Honorable PM is laying the foundation stone. The second category is about 10 to 15 Government of India works, which are either foundation or inauguration or dedication to the nation. प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश के नागिया लंका में करीब 1,460 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले मिसाइल परीक्षण रेंज की आधारशिला भी रखेंगे। साथ ही पीएम विशाखापत्तनम के मधुरवाड़ा में पीएम एकता मॉल की आधारशिला रखेंगे। आंध्र प्रदेश के अमरावती शहर को देवताओं के निवास स्थान के रूप में जाना जाता है। कृष्णा नदी के तट पर बसा ये शहर प्रधानमंत्री के आगमन के लिए बिल्कुल तैयार है। कैमरामैन मुकेश के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज, अमरावती। और अब बात पाकिस्तान से जुड़ी हुई, जहां अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। लगातार वो सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। कल रात भी पाकिस्तानी सेना ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के कई क्षेत्रों के सामने बिना उकसावे के छोटे हथियारों से गोलीबारी की, जिसका भारतीय सेना के जवानों ने संयमित तरीके से जवाब दिया। जम्मू और कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, नौशेरा और अखनूर क्षेत्रों के सामने नियंत्रण रेखा के पार चौकियों से ये गोलीबारी की गई। भारतीय सेना ने सीमा पर हर परिस्थिति पर नजर बनाकर रखी है और पाकिस्तान की ओर से लगातार हो रही सीज फायर उल्लंघन का माकूल जवाब दिया जा रहा है। जैसलमेर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। जैसलमेर के मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र में 26 मार्च को एक पाक जासूस पकड़ा गया। जैसलमेर पुलिस, सीआईडी और आईबी की संयुक्त कार्रवाई में पाकिस्तानी जासूस पठान खान को गिरफ्तार किया गया है। पठान खान पर पिछले लंबे समय से आर्मी क्षेत्र की वीडियो और फोटो पाक जासूसों को भेजने का आरोप है। साथ ही पठान खान के खिलाफ जयपुर में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ। पठान खान 2019 में पाकिस्तान गया था। जानकारी के मुताबिक पठान खान के रिश्तेदार पाकिस्तान में रहते हैं। जांच एजेंसियों ने पठान खान से विस्तृत पूछताछ की है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने जो बड़े फैसले लिए थे, उसके तहत पाकिस्तानी नागरिकों के वीज़ा रद्द कर दिए गए। उसकी समय सीमा 29 अप्रैल को ही खत्म हो चुकी है, लेकिन बड़ी संख्या में पाकिस्तानी नागरिक अभी भारत में हैं, जिनके लिए भारत सरकार ने अगले आदेश तक पाकिस्तानी नागरिकों को वतन वापस जाने की अनुमति दे दी है। जहां भारत ने मानवीय पहलू दिखाया, लेकिन पाकिस्तान ने अपने नागरिकों को वापस लेने से नानुकुर करना शुरू कर दिया, जो पाकिस्तान के बेहद असंवेदनशील रवैये को दिखलाता है। आज भी अटारी बॉर्डर से बेहद भावुक कर देने वाली तस्वीरें देखने को मिली हैं। ये लोग सही जवाब नहीं दे रहे, सुबह से पागल बना रहे हैं। 6 बजे से मैं यहाँ आई हूँ। कभी कह रहे हैं 10 बजे खुलेगा, कभी कह रहे हैं 12 बजे, कभी 1 बजे, कभी 3 बजे, कभी 2 बजे। अब कह रहे हैं वापस जाएं, बॉर्डर नहीं खुलेगा। सुबह 6 बजे से आए मैं सर। अभी वापस जाने के लिए बोला कि आप वापस आ जाओ, जब खुल जाएगा तो देखेंगे। सुबह 10:30 बजे से यहाँ बैठे हैं। उन्होंने कह दिया कि आप वापस चले जाओ। 6 घंटे हो गए वेट करते, कुछ रिस्पांस नहीं दिया। गेट बंद है तो फिर अब क्या करें आप। भारत नेपाल सीमा से सटे उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में प्रशासनिक स्तर पर अवैध मदरसों, मस्जिदों और अन्य धार्मिक स्थलों के खिलाफ व्यापक अभियान निरंतर जारी हैं। सीमावर्ती इलाकों में राजस्व और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीमें वो कई स्थानों पर छापेमारी कर अवैध कब्जों को चिन्हित कर रही हैं। बिना मान्यता और मानक विहीन रूप से संचालित मदरसों को सील किया जा रहा है। साथ ही सरकारी भूमि पर बने अवैध धार्मिक स्थलों को ध्वस्त किया जा रहा है। अब तक सैकड़ों अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की जा चुकी है और अभियान लगातार जारी है। जनपद श्रावस्ती में अवैध रूप से चल रहे 5 मदरसों को गुरुवार को सील किया गया। अब तक कुल 41 के खिलाफ कार्रवाई की गई। वहीं नेपाल बॉर्डर के 15 किलोमीटर के दायरे में अस्थायी और स्थायी अतिक्रमण की बेदखली की कार्रवाई की गई। गुरुवार को ऐसी 8 कार्रवाई की गई हैं, जबकि इससे जुड़ी कुल 139 कार्रवाइयाँ हुई। ग्राम भरता, रोशनगढ़, परगना, तहसील भिनगा में सरकारी भूमि पर मस्जिद थी, जिसकी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है।
जनपद बलरामपुर में 8 मदरसों को नोटिस दिया गया, जबकि 3 मज़ारों से अवैध कब्जा हटाया गया है और 5 को नोटिस दिया गया। कुल 16 अतिक्रमण चिन्हित किए गए और 3 पर कार्रवाई की गई। एक स्थान पर ईदगाह बनी हुई है जिस पर कार्रवाई की जा रही है। निरीक्षण में अब तक कुल 20 मदरसे मानक विहीन पाए गए तथा निर्धारित पाठ्यक्रम भी संचालित नहीं किया गया था। इन सभी मदरसों को बंद कर दिया गया। इसके अतिरिक्त 2 मदरसों को 1 सप्ताह का जो समय है वो दिए जाने के बावजूद अभिलेख प्रस्तुत न करने पर नोटिस दिया गया। जनपद बहराइच में गुरुवार को तहसील नानपारा और तहसील मिहींपुरवा में 4 अतिक्रमण हटाए गए। इस तरह अब तक कुल 135 अवैध निर्माण ध्वस्त किए जा चुके हैं। इससे पूर्व 5 अन्य मदरसों को भी सीज किया जा चुका है। गुरुवार को भी कार्रवाई जारी रहेगी। गुरुवार को 6 में से 3 लोगों द्वारा स्वतः अतिक्रमण हटाया गया। जनपद सिद्धार्थनगर में कुल 17 अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई। इसमें 3 मस्जिद और 14 मदरसे शामिल हैं। इसके अलावा गुरुवार को पीलीभीत में भी कार्रवाई जारी रही। बात विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग बाबा केदारनाथ की, जिनके कपाट ग्रीष्मकालीन के 6 महीनों के लिए खोल दिए गए हैं। केदारनाथ के रावल भीमाशंकर लिंग, मुख्य पुजारी बागेश्वर लिंग, वेद पाटी, विद्वान आचार्यों की उपस्थिति में शुभ मुहूर्त में कपाट खोले गए। कपाट खुलने के अवसर पर सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केदारनाथ की विधायक आशा नौटियाल उपस्थित रहीं। इस विशेष अवसर के लिए केदारनाथ धाम को 108 क्विंटल फूलों से भव्य रूप से सजाया गया। मंदिर परिसर में पुलिस बल, आपदा राहत टीमें और मेडिकल स्टाफ तैनात है। बाबा के जयकारों से संपूर्ण क्षेत्र गूंज रहा है। बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने के बाद आधिकारिक रूप से 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो गई है। परंपरा के अनुसार आज 2 मई 2025 के दिन समय के अनुसार 7 बजे पहले उसका ताला खोल दिया गया, अंदर का ताला खोल दिया गया। वो परंपरा के अनुसार भगवान की समाधि के ऊपर के जगह करके हमने पहले पूजा अर्चना परंपरा के करके उनको सभी लोगों को यात्रा के लिए आरंभ कर दिए। अब ये दर्शन होता जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि गौरीकुंड से केदारनाथ रोपवे बनने जा रहा है, जिससे यात्रा और सुगम हो जाएगी। आने वाले वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो यहाँ के लिए हमारा गौरीकुंड से केदारनाथ जी तक का रोपवे, जिसका काम स्वीकृत भारत सरकार की मंत्रिमंडल की बैठक में हो चुका है, उसके बनने के बाद ये यात्रा और आसान होगी। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का फिर से धन्यवाद करता हूँ। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री के नाम से केदारनाथ धाम में पूजा कर बाबा से देश की सुरक्षा और शांति की कामना की है। प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ। आज हमने उनके नाम से भी यहाँ पर पूजा की है। पहले ही पूजा है। देश पर तमाम प्रकार की जो आज हमारे सामने आतंकवाद, अलगाववाद, ऐसी चीजें खड़ी हैं, बाबा हमारे प्रधानमंत्री जी को शक्ति देंगे और उन दुश्मनों का, उन राक्षसों का, जिन्होंने पहलगाम में एक ऐसी घटना करी, कायरतापूर्ण घटना, जिससे पूरे देशवासी आज पूरी तरह से आज क्रोध में है और उनका खात्मा चाहते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बाबा ताकत देंगे और इन राक्षसों का अंत हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे देश के सभी सेना समेत सभी सुरक्षा बल करेंगे। कपाट खुलने के दौरान केदारनाथ धाम में हेलीकॉप्टर के माध्यम से पुष्प वर्षा की गई। बर्फ से ढकी घाटी में आकाश से बरसते हुए पुष्प का नज़ारा देखकर यहाँ के भक्त जो पहुंचे हुए थे वो खुद को सौभाग्यशाली समझ रहे हैं। अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ मैनुअल गोंकल्वेस लोरोंको भारत की 4 दिवसीय राजकीय यात्रा पर आज सुबह नई दिल्ली पहुंच गए। उनके साथ उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है, जिसमें मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, उद्योगपति और मीडिया के प्रतिनिधि शामिल हैं। 38 साल बाद किसी अंगोला के राष्ट्रपति की ये पहली भारत यात्रा है। यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत और अंगोला अपने राजनयिक संबंधों की 40वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। राष्ट्रपति लोरोंको का 3 मई को राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रपति लोरोंको प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे और इस दौरान कई समझौता ज्ञापनों
पर हस्ताक्षर किए जाने की उम्मीद है, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा मिलेगा। 4 मई को राष्ट्रपति लोराइंको नई दिल्ली में एक व्यापारिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक और निवेश संबंधों को बढ़ाना है। भारत और अंगोला के बीच वर्षों से मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध बने हुए हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार बढ़ रहा है। 2023 और 24 के दौरान ये $4 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा पहुंच गया। दोनों देश संयुक्त राष्ट्र सहित विभिन्न बहुपक्षीय मंचों पर एक दूसरे की उम्मीदवारी का समर्थन करते आए हैं। वक्त की छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए DD न्यूज़। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे? सो इजी। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और अब बात वेव्स 2025 से जुड़ी हुई। वेव्स की घोषणा के साथ ही इसे लेकर कई अपेक्षाएं तेज हो गई। पहले दिन विश्व भर से एंटरटेनमेंट क्षेत्र के सितारे सुपरस्टार्स इस मंच पर जुड़े। विभिन्न पैनल चर्चाओं और विशेष सत्रों के माध्यम से अपने अनुभवों को साझा किया गया। पहले दिन क्या कुछ खास रहा, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। मुंबई में अग्रणी मीडिया, मनोरंजन और प्रौद्योगिकी दिग्गजों का जमावड़ा लगा हुआ है। दरअसल जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में अपनी तरह के पहले समिट वेव्स का भव्य तरीके से आयोजन किया जा रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजित इस प्रमुख कार्यक्रम विश्व ऑडियो विजुअल और एंटरटेनमेंट समिट वेव्स का उद्देश्य इन दिग्गजों को एक साथ मंच पर लाना है। इस दौरान फिल्म जगत की दिग्गज हस्तियां हेमा मालिनी, मोहनलाल और चिरंजीवी ने सेशन के दौरान विभिन्न विषयों पर अपनी बात रखी। दिग्गज अभिनेत्री और सांसद हेमा मालिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद जताते हुए कहा कि इस शानदार पहल से एंटरटेनमेंट, फिल्म, आर्ट, कल्चर और अन्य सभी क्षेत्रों को फायदा होगा। वहीं फिल्म अभिनेता चिरंजीव ने बताया कि अपने करियर के दौरान उन्होंने दूसरे अभिनेताओं से प्रेरणा ली और नेचुरल एक्टिंग पर ही फोकस किया। अभिनेता मोहनलाल ने कहा कि मलयालम सिनेमा का कंटेंट बहुत समृद्ध है और मलयालम फिल्म सिर्फ फिल्म नहीं बल्कि एक पीस ऑफ आर्ट है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, he always wanted this to happen, so it is going to be very beneficial for the entertainment industry, films, art and culture. So everybody will be benefited in this. So I'm glad to be part of it and to be part of this program also with you. My aim is, yes, I should hit the bullseye. And then what is that I can cater? What is that extra I can showcase my abilities to become a star? From every person, I drew inspiration. I mold myself. In Malayalam film, the content-wise, we are very rich. We call movies or cinema. So there were art films and commercial films in Malayalam long back. Now the content-wise, the new directors, it's full of art. It's a piece of art, which I cannot call a film as a bad film. It's a beautiful piece of art. इस बीच द जर्नी फ्रॉम आउटसाइडर टू रूलर सेशन के दौरान फिल्मकार करण जौहर के साथ फिल्म जगत की दो दिग्गज हस्तियां शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण शामिल हुए। इस दौरान शाहरुख खान ने अपने करियर पर बात करते हुए कहा कि फिल्म इंडस्ट्री से मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन कड़ी मेहनत के बल पर आज मैं इस दुनिया का अहम हिस्सा हूँ। वहीं दीपिका पादुकोण ने जोर देते हुए कहा कि मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं बाहर से हूँ। इंडस्ट्री में जगह बनाने के लिए मेरे पास समर्पण, जुनून और दृढ़ संकल्प था, जिसकी वजह से मैं कामयाबी हासिल कर पाई। I think it is not important where you come from. It is not important कि आप किस जगह से आए हो और इस वर्ल्ड में बसना चाहते हो। Actually what is important is आप इस वर्ल्ड में या जो भी वर्ल्ड आप चूज करो, बिजनेस है, फिल्म्स है, पॉलिटिक्स है, आप उसमें अपनी जगह कैसे बनाना चाहते हो। What happens is most people start thinking, oh, I'm from the outside world, only the privileged will get a chance. I don't have such a distinguished background, I will not get it. So if you start wallowing in self-pity and thinking these things, you will never give your full force of energy to make a space for yourself. I had the dedication, I had the passion, I had the
the determination, the hard work, those were the things in my control. And those were the things that I applied to what I was passionate about. But as a child, I felt like somewhere as a kid, I knew that whatever I do in my life, I will do it well, to the best of my ability. वहीं अग्रणी उद्योगपति और रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने बिल्डिंग द नेक्स्ट ग्लोबल एंटरटेनमेंट रिवॉल्यूशन फ्रॉम इंडिया सेशन को संबोधित किया। उन्होंने वेब्स को उत्साह और आत्मविश्वास का शिखर सम्मेलन का प्रतीक बताते हुए कहा, यह भविष्य में और भी विशाल और बेहतर होगा। मुकेश अंबानी ने कहा कि जल्द ही भारत दुनिया का सबसे बड़ा मीडिया और मनोरंजन बाजार बनकर उभरेगा। This summit marks the start of a long journey. The beginning has been fantastic and auspicious. I am confident that the Waves Summit will grow bigger and better in future and become a must-attend annual event for the who's who in the entertainment industry globally. वेब समिट 4 मई तक चलेगी। इस आयोजन में 90 से ज्यादा देशों के लोग हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें 10,000 से ज्यादा प्रतिनिधि, 1,000 क्रिएटर, 300 से ज्यादा कंपनियां और 350 से ज्यादा स्टार्टअप शिरकत कर रहे हैं। इस शिखर सम्मेलन में 42 पूर्ण सत्र, 39 ब्रेकआउट सत्र और 32 मास्टर क्लास होंगे। वेब्स 2025 में भारत पहली बार ग्लोबल मीडिया डायलॉग GMD की मेजबानी भी कर रहा है, जिसमें 25 देशों के मंत्री भाग लेंगे और ये वैश्विक मीडिया और मनोरंजन परिदृश्य के साथ देश के जुड़ाव में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित होगा। जया सिन्हा की रिपोर्ट, DD न्यूज। और अब बात मौसम से जुड़ी हुई। दिल्ली NCR में मौसम ने करवट ली और आज तड़के लोगों को तेज बारिश के साथ आंधी का सामना करना पड़ा। आंधी और बारिश इतनी तेज थी कि लोगों को बस स्टैंड और दूसरी जगहों पर आश्रय लेना पड़ा। कुछ इलाकों में ओलावृष्टि भी हुई, जिसमें तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम सुहावना हो गया। दिल्ली वाले पिछले 3 से 4 दिन की अगर बात किया तो भीषण गर्मी से जूझ रहे थे। अप्रैल के आखिरी हफ्ते में तापमान 40 डिग्री के पार जा रहा था, लेकिन 29 अप्रैल से मौसम में बदलाव देखने को मिला और आज झमाझम बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी। मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं की वजह से इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विमानन परिचालन प्रभावित हुआ। हवाई अड्डे का संचालन करने वाले दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने बताया कि खराब मौसम की वजह से कुछ उड़ानें प्रभावित हुई हैं। इसके साथ ही हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई इलाके जैसे यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोहना, पलवल, मथुरा, धौलपुर, भरतपुर में मध्यम से तीव्र बारिश जारी रहने की संभावना है। दिल्ली में कैबिनेट मंत्री प्रवेश साहब सिंह ने बारिश के दौरान कई जगह जाकर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा करते हुए बताया कि बेमौसम रिकॉर्ड बारिश से दिल्ली में कई जगह कुछ मात्रा में पानी रुका है। सुबह 5:30 बजे से ही कई जगह जाकर उन्होंने स्थिति का निरीक्षण किया और जानकारी दी कि मिंटो ब्रिज पर चारों पंप चल रहे हैं और ऑपरेटर्स भी तत्पर हैं, यानी कि वाटर लॉगिंग की समस्या का निवारण हो सकता है। एक पाइप फट गया है और इसको ठीक करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने ये भी बताया कि मानसून को देखते हुए नालों की सफाई लगातार PWD, MCD, DGB, NDMC, IFC द्वारा करवाई जा रही है। और मौसम के इस बदलते करवट पर बात करने के लिए अनुज यादव हमारे साथ जुड़े हैं। अनुज, अगर देखा जाए तो मौसम का मिजाज एकदम से बदल गया। हालांकि गर्मी से राहत है, लेकिन आंधी का सामना करना पड़ रहा है। बहुत जगह वाटर लॉगिंग भी है, जिसके लिए पंपों का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, दिल्ली NCR के इलाकों में आज सुबह 5 बजे से ही ये बारिश हुई है आंचल। हालांकि इससे थोड़ा ट्रैफिक पे तो असर जरूर देखने को मिला है। जल भराव की कुछ खबरें देखने को मिली हैं, लेकिन एक मौसम में जिस तरीके से लगातार पारा काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था, कुछ इलाकों के अंदर तो 42 से पारा जो है पार कर चुका था और हम देख रहे हैं कि हवाएं गर्म चल रही थी, उससे जरूर लोगों को राहत मिली है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि जो फसलों की अब अगर हम ग्रामीण इलाकों की बात करें, जिन फसलों की अब बुआई होनी है, मक्का की बात करें, बाजरा की बात करें, उनके लिए एक बारिश या वरदान भी निश्चित तौर पर साबित होगी। हाँ, गेहूं की कटाई का वक्त जो है वो लगभग खत्म हो चुका है। ऐसे में उन किसानों के लिए भी राहत की बात है जिनका गेहूं जो है खेतों के अंदर पड़ा हुआ था। लगभग जो है कल ही एक सरकार की तरफ से आंकड़े जारी किए गए थे कि MSP पर 251 लाख मैट्रिक टन की जो खरीद है वो की जा चुकी है। तो ऐसे में किसानों का जो गेहूं है वो भी उठ चुका है। और आपने दिल्ली के अंदर देखा, जो दिल्ली के मंत्री हैं उन्होंने भी आज सुबह निकलकर जायजा लिया है। प्रवेश सिंह, साहिब सिंह वर्मा, जिन इलाकों के अंदर जल भराव था वहां पर जो है इंजन भेजे गए थे पानी निकालने के लिए। कुछ जगहों पर जल भराव की शिकायतें मिली थी। लगातार
एमसीडी, एनडीएमसी और दिल्ली जल बोर्ड के जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनको तुरंत अलर्ट पर किया गया था। और ये हमने पहली बार ऐसा देखा है कि सुबह तड़के जब बारिश होती है और लोग अपने घरों से बाहर निकलते भी नहीं है, उससे पहले ही दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं वो सड़कों पर दिखाई देते हैं, ताकि जब लोग अपने कामकाज के लिए घरों से निकलें तो उन्हें किसी दुविधा का सामना नहीं करना पड़ा। और शायद ये जो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बारिश हुई है, बहुत ज्यादा कहीं ट्रैफिक जाम देखने को नहीं मिला, बहुत ज्यादा वाटर लॉगिंग देखने को नहीं मिली। हालांकि ये बात जरूर है कि दिल्ली सरकार, क्योंकि मानसून का समय आने वाला है, जितने भी नाले हैं, नालियां हैं, वो सफाई का जो काम है वो दिल्ली जल बोर्ड ने, नगर निगम ने, एनडीएमसी ने लगातार दिल्ली के अंदर शुरू कर दिया है। और इस बार जो मानसून आएगा, हो सकता है कि दिल्ली के अंदर इस बार दूसरा नजारा देखने को मिले। दिल्ली के अंदर वैसी तस्वीरें देखने को नहीं मिलेंगी जो अमूमन जल भराव की और ट्रैफिक जाम की देखने को। चलिए, तो ये भी अच्छी बात है कि इनलैंड वाटर ड्रेनेज की समस्या से निपटारा होगा। और जो बहाना कई बार ऑफिस लेट पहुंचने का है, वो बहाना भी अब ऑफिस वाले दे नहीं पाएंगे, क्योंकि सब कुछ दिल्ली सरकार मुमकिन बना रही है कि आप ऑफिस और स्कूल समय पर पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज, इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। दिल्ली के बाद अब आइए बात करते हैं असम की, जहां पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान जो है वो जारी है। और पहले चरण में आज राज्य के 14 जिलों में वोट डाले जा रहे हैं, जिनमें तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, चराईदेव, शिवसागर, माजुली, जोरहाट के समेत श्रीभूमि तमाम जो जिले हैं वो शामिल हैं। वहीं दूसरे चरण का मतदान 7 मई को होगा। इनमें धुबरी, दक्षिण सलमारा, मनकचर, गोलपारा, बोंगईगांव, बारपेटा, बजाली समेत दरांग का जिला शामिल है। 11 मई को नतीजे आएंगे। पंचायत चुनाव के लिए राज्य में कुल 1,80,00,000 से ज्यादा मतदाता हैं, जिनमें 90,71,000 से ज्यादा पुरुष और 89,65,000 से ज्यादा महिलाएं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगी। बात अमेरिका की, जिसने एक बार फिर भारत को समर्थन देने की बात कही है। अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने कहा कि प्रधानमंत्री को ट्रंप प्रशासन की ओर से पूरा समर्थन है। उन्होंने आगे कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद अमेरिका भारत और पाकिस्तान की सरकारों के साथ लगातार संपर्क में और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। ब्रूस ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ हुई बातचीत का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री को साफ तौर पर स्पष्ट कर चुके हैं कि आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका भारत के साथ मजबूती से खड़ा है और प्रधानमंत्री को हमारा पूरा समर्थन है। और फिलहाल समाचारों में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।